नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति। ये हमारा पहला चैप्टर है, तो हम एकदम बेसिक से चीज़ें समझेंगे जिससे क्या होना, ये लेक्चर पूरा करने के बाद आप पूरा आसानी से पूरे चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन क्या करो, आसानी से उड़ा सको, लगा सको। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे क्या, यहाँ पे देखो क्या लिखा हूँ, और मैं छोटी छोटी कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ पहले, जिससे आपको पता रहेगा ना तो सवाल लगाने में आसानी होगी। जब नहीं पता रहता तो फिर वही दिक्कत होती है। तो छोटी छोटी चीज़ों से बहुत बड़ा काम हो जाता है हमारा। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे 5 है और 4 है। अच्छा, एक चीज़ देखिए, 5 के सामने कोई चिन्ह है? नहीं है। अगर नहीं होता है ना, इसको हम क्या मानते हैं? धनात्मक संख्या मानते हैं। ठीक है, कोई चिन्ह नहीं तो इसको हम धन मान लेते हैं। तो 5 है और 4 है, 5 में 4 जुड़ा, क्या आ गया? 9 आ गया। अच्छा, 9 का चिन्ह क्या है? यहाँ कुछ नहीं तो धनात्मक। क्यों धनात्मक आया? ये भी धनात्मक था, ये भी धनात्मक था, तो क्यों आ गया? क्या आ गया? ये भी धनात्मक आ गया और बढ़ गया ना, तो 5 और 4 जुड़ के 9 हो गया। दूसरा देखते हैं, यहाँ क्या है? -3, यहाँ क्या है? -9। अब बताइए, -3 और -9, अब की बार क्या चिन्ह है? ऊपर वाले में तो दोनों धन धन था, तो जुड़ के 9 आ गया। लेकिन नीचे वाले में क्या है? दोनों ऋण ऋण है। ठीक है, जब दोनों ऋण ऋण है तो ये भी आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन इनका चिन्ह क्या होगा? ऋण ही होगा। देखिए, ऋण ही होगा। तो 3 और 9 आपस में क्या जुड़ जाएंगे? 9 3 12 तो हो गया, लेकिन इनका चिन्ह भी क्या होगा? ऋण होगा। अगर दोनों चिन्ह समान है तो इधर भी वही चिन्ह होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है? 4 - 7 है। अब बताइए, 4 क्या है? धनात्मक है, लेकिन 7 क्या है? ऋणात्मक है। जब एक धन हो एक ऋण हो तो आपस में तो उनको घटाएंगे। क्या करेंगे? बड़ी वाली में से छोटी वाली को घटा दो, लेकिन जो चिन्ह आएगा ना घटाने के बाद, उस संख्या का जो बड़ी वाली संख्या होगी उसका चिन्ह लगेगा। देखिए, 4 है और -7, बड़ी कौन है? -7, छोटी कौन है? 4। 7 में से 4 घटाएंगे, 3 आ गया, लेकिन चिन्ह किसका लिखेंगे? बड़ी वाली संख्या का। ठीक है, अब नीचे देखिए ऐसे, अब यही 7 आगे हो गया। देखिए, 7 यहाँ पे क्या है? धनात्मक है, और 4 क्या है? ऋणात्मक है। अब बताओ, 7 बड़ा है कि 4? 7 बड़ा है। 7 में से 4 आया, 3, और चिन्ह किसका लगा? देखिए, 7 धनात्मक है, तो 3 भी तो क्या है? धनात्मक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि चिन्ह किसका लेना है? बड़ी वाले का। चिन्ह किसका लेना है? बड़ी वाले का। और दोनों अगर चिन्ह अलग हो, दोनों अलग अलग चिन्ह का, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो क्या करेंगे? घटाएंगे और चिन्ह बड़ी वाले का लेंगे। याद हो गया? अब देखिए, गुणा में क्या करते हैं? -4 है और क्या है? ये 5 है। दोनों का गुणा, मतलब एक ऋणात्मक संख्या है एक धनात्मक संख्या है। जब एक ऋणात्मक हो एक धनात्मक, दोनों का गुणा क्या करते हैं? वो भी ऋणात्मक आता है, लेकिन आपस में गुणा हो जाता है। 4 पंचे 20 तो हो गया, लेकिन चिन्ह क्या आ गया? ऋण। तो जब दोनों अलग हो, एक धन एक ऋण, तो दोनों का गुणनफल क्या होता है? ऋणात्मक। वैसे नीचे देखो, इसमें क्या है? एक ऋण है, दूसरा भी ऋण है। जब दोनों ऋण हो, ठीक है, जब दोनों ऋण हो, उनका गुणा क्या हो जाता है? धनात्मक हो जाता है। गुणनफल में गुणा में यही ध्यान रखने वाली बात है, दोनों अगर ऋण हो गए तो क्या हो जाएगा? उनका गुणनफल धनात्मक आएगा। तो इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, अगर समान चिन्ह दोनों के हैं, दोनों के, चाहे ऋण ऋण हो चाहे धन धन हो, तो उसका गुणनफल धनात्मक ही होगा। जैसे देखिए, 5 × 2 10 ही होगा। -3 -4, दोनों ऋण है, ये दोनों धन है, तब भी ये 10 धनात्मक आया, ये भी धनात्मक आया। लेकिन इसमें एक ऋण एक धन, अभी ये ऋण वाला इधर हो जाता ना, तब भी क्या होता? माइनस आता। ठीक है, तो कोई भी अगर उसमें ऋण आ गया, एक संख्या, तो क्या होगा? ऋणात्मक। दोनों अगर ऋण हो या दोनों धन हो, तो उसका क्या गुणनफल होगा? धनात्मक। लिखा हूँ, समान चिन्हों का गुणनफल धनात्मक होता है। समान चिन्हों का मतलब दोनों का चिन्ह क्या हो? समान हो, चाहे दोनों ऋण ऋण हो चाहे दोनों धन धन हो, उनका गुणनफल क्या होगा? धनात्मक होगा। लेकिन एक ऋण एक धन, तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये देखिए, ये क्या लिखा हूँ? यहाँ पे कुछ चीज लिखा हो, 1 की घात यम गुणे 1 की घात यन। ये जानते हो इसको क्या बोलते हैं? जो नीचे वाला इसको आधार बोलते हैं, ऊपर वाले को घात बोलते हैं। ठीक है, तो अच्छा, एक चीज यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा हो? 1 की घात यम गुणे 1 की घात यन बराबर क्या लिखा हो? 1 की घात यम प्लस यन। अच्छा, एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, ये ए क्या है, यम क्या है, यन क्या है, इसको ऊपर लिख दिया हूँ। देखो क्या है? ए एक धनात्मक वास्तविक संख्या है। ठीक है, धनात्मक वास्तविक संख्या। अभी वास्तविक संख्या को भी मैं बताऊंगा बाद में। ठीक है, और यम यन क्या है?
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को भी बताऊंगा। अब ये थोड़ा छोटी छोटी चीज़ें, इसको जान लो, दिमाग में रहेगा, आगे मैं पूरा समझाऊंगा, ठीक है। तो ये देखिए क्या है, ए की घात m गुणे ए की घात n, दोनों में एक चीज़ है, इसका भी आधार a है, इसका भी आधार क्या है, a है, और घात m है, n है। तो देखो गुणा में जब होता है ना तो इसमें घात जुड़ जाती है और आधार सेम रहता है, आधार रहेगा आधार, ठीक है, बेस रहेगा बेस। ए की घात m गुणे ए की घात n बराबर ए की घात m प्लस n, इधर गुणा था, इधर ऐसे आए, गुणा होके ए की घात m प्लस n हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको सिद्ध करता हूँ, क्या करता हूँ, सिद्ध करता हूँ। जैसे क्या सिद्ध करना है, ए की घात m गुणे ए की घात n बराबर ए की घात m प्लस n होता है। अब यही कैसे सिद्ध करें, ए को मान लो ना 2, बी को मान लो 3, m को, ठीक है, m को मान लो 3, n को मान लो 4। ये क्यों माना हूँ, अब इसी की जगह ये रखेंगे। इसमें देखो बराबर के इधर है एक साइड इधर है, जो इधर होता है ना इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, जो इधर होता है इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। अब देखिए इसी में ए एम एन की वैल्यू जो है इसी में रख देंगे। ए की जगह क्या रखेंगे 2, तो ए की जगह 2 रख दो, एम की जगह 3 गुणे एन की जगह फिर ए है, ए की जगह 2, एन की जगह 4, यही रखेंगे। अच्छा बताओ 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 3 बार गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर गुणा का निशान है, 2 की घात 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, इनका गुणा करा लो, 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। अब यहाँ देखो ए की घात m प्लस n है ना, ए की जगह 2 रख दो, m की जगह 3, n की जगह 4, 3 घन 4 क्या हो गया 7। अब देखिए तो 2 की घात क्या हो जाएगा 7, 7 का मतलब 2 गुणे 2 7 बारी, 3 4 5 6 7, यहाँ देखो कितनी बार था, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी तो 7 बार हो गया, तो इसका भी गुणनफल क्या हो जाएगा 128। 60 60 120, 4 4 8 128, तो दोनों बराबर हो गया ना। इसका मतलब क्या होता है, एक घात m गुणे एक घात n, गुणा में घातें जुड़ जाती है, एक ही घात m प्लस n हो गया, क्लियर हो गया। अब दूसरा हम देखते हैं क्या है ये, ए की घात m बटे ए की घात n, जैसे यहाँ गुणा था घातें जुड़ गई, यहाँ ए की घात m बटे ए की घात n भाग हो गया, तो यहाँ पे घातें घट जाएंगी, ए की घात m माइनस n हो गया, क्या हो गया, ए की घात m माइनस n। इसको भी अगर प्रूव करना चाहो तो कर लो। देखिए क्या है, ए की घात m बटे ए की घात n, ए की घात m बटे ए की घात n। अब यहीं से लेफ्ट हैंड साइड ले लो, ए को मान लो 2, m को माने थे 3 और n को 4, n को 4। तो हम ऐसा नहीं लेते क्योंकि अभी छोटा हो जाएगा ना, तो इसका कैलकुलेशन ऐसा लेते हैं जो आसानी से हो जाए जल्दी। तो हम मान लेते हैं m बराबर 6, n बराबर 3, a बराबर 2, ठीक है। a की जगह 2 रखेंगे, m की जगह क्या रख देंगे 6, और n की जगह 2 की घात, n क्या है 3। अब 6 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बारी 6 बारी, और ये 3 का 2 की घात 3, 3 बार, 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 कट गया, अब क्या बचा 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार, 2 चौका 2 दूना 4, 4 दूना 8 आ गया। अब यहाँ देखिए ए की घात m माइनस n, ए की घात m माइनस n। अब देखो ए की जगह 2 लिखेंगे, m की वैल्यू कितनी है 6, n की वैल्यू 3, 6 में से 3 गया 3, तो यहाँ भी आ गया क्या 2 की घात 3, तो क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8। ये आपको बता रहा हूँ आसानी से, जब ये सब आ जाएगा ना ऐसे आप ऐसे देख के बता देंगे कि ये है सही है क्या है, ठीक है। ये तो अभी स्टार्टिंग है हमारा, बेसिक से चलेंगे, ये चीज़ अच्छे से सीख लेंगे, आगे तो हम चुटकियों में पूरा कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमारा क्या हुआ, गुणा में घातें जुड़ गई, एक घात m प्लस n, दूसरा एक की घात m बटे एक की घात n बराबर एक की घात m माइनस n। हम इसी साथ साथ में दिमाग में बैठाते चलेंगे, थोड़ा हम लिखते भी रहेंगे, लेकिन प्रयास करते हैं कि हम यही समझ जाए, लिखना तो जरूरी है लेकिन यही समझ जाए, ठीक है। तो हमारा 2 तो याद ही होना चाहिए आपको, गुणा में घातें जुड़ गई और भाग में घातें घट गई, ठीक है। और बार बार 2-4 बार लिखेंगे आसानी से हो जाएगा। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब प्रूफ हो जाता है ना, ऐसे जो प्रूफ कर रहा हूँ, तो हम संतुष्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, रूट ए बी बराबर अंडर रूट ए गुणे अंडर रूट बी। क्या है, ऐसे रूट में ना अलग अलग हो, एक साथ हो तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं,
ठीक है। अब मान लो यहाँ पे a बराबर 4, मान लो b बराबर 9। अब ये होता है, अच्छा एक चीज़ और होता है, जैसे कहीं लिखा हो ए बी ना, इसका मतलब क्या होता है, a गुणे b होता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, ए बी का मतलब a गुणे b होता है। a की जगह 4 रखो, 4 गुणे b की जगह 9, तो क्या हो जाएगा, 4 9 का 36, और 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। ये राइट वाला रूट ए मतलब 4 गुणे रूट बी की जगह 9, 4 का वर्गमूल 2 और 9 का 3, 2 तिया का 6। तो लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर हो गया कि नहीं, बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या, अगर एक साथ हो ना, इसको अलग अलग भी कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम होता है, ठीक है। ज़रूरत के हिसाब से हम करते हैं। तो हमारा 3 फार्मूला क्या क्या हो गया, गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं, अगर अंडर रूट के अंदर में एक साथ हो तो उसको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये देखिए क्या लिखा हूँ, a की घात a बटे a की घात m बराबर a की घात माइनस m। जैसे ना कहीं पे ऐसे हो a की घात m, तो इसको हम ना, ये जब अंश हर में है ना, जब ऊपर जाता तो अपने आप क्या हो जाता है, माइनस m, ठीक है। यही क्या हो, जैसे अभी लिखा हो ना 1/10, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 10 की घात -1, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये समझ में आया। और अगर यहीं पे ऐसे लिखा हो 1/10 की घात 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा 10 की घात क्या हो जाएगा, -5, ठीक है। और देखो यही तो है, यहाँ नीचे n है ना, जब ये ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, -n हो जाता है, ठीक है। इसी से तो ये भी आया है, समझ रहे हैं, ये ऐसे हो जाता है। अब देखो कैसे कर देता हूँ, इसी को इसी हिसाब से बता देता हूँ, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और टेंशन मत लीजिएगा कि ऐसे क्या समझा रहे हैं गुरुजी, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये देखो क्या है, a की घात m बटे a की घात n, एक चीज है। और जैसे लिखा हो ना 4, सिर्फ क्या लिखा हो 4 को ना हम 4/1 लिख सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे लिखा हो 3 को ना हम 6/2 लिख सकते हैं, क्यों, 2 से 3 6 को भाग देंगे क्या आएगा, 3 आएगा। और अगर इसी को हम 12/4 भी लिख सकते हैं। ये कैसे आ रहा है, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, यहाँ पे 3 से 2 से ऊपर नीचे गुणा किया था, देखिए 6/2 है, 2 से 6 को भाग देंगे 3 आएगा। अब इसी में ना ऊपर नीचे 2 से गुणा, 2 दूना 4, 6 दूना 12। अब 4 से 12 को भाग दो, 4 तिया का 12, 3 आया। 2 को 6 से भाग दो, 3 आया। मतलब 3 के बराबर कभी जरूरत पड़ा तो इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हम जानते रहिए, ठीक है, ये छोटा छोटा चीज़ है, इसको हम जानते रहेंगे तो आसानी से काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखिए क्या है, यही बता रहा था ना, इसको ना हम कैसे लिख सकते हैं, a की घात m बटे 1 लिख सकते हैं, गुणे 1/a की घात n लिख सकते हैं। देखो अलग अलग कर दिया, इसी को क्या किया, टेंशन मत लीजिएगा, अगर ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते जाइए, आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। a की घात m बटे a की घात n क्या है, इसको हम अलग अलग कर लिए, ठीक है। इसके नीचे 1 और ऊपर 1/, इतना लिख लिए। अब बताओ जब ऐसे आपस में गुणा होता है, जैसे देखे नहीं हो 2/3 गुणे 5/6, तो जब गुणा होता है तो आपस में गुणा, 2 पंचे 10 हो जाता है, 3 छक 18, है ना, ऐसा होता है कि नहीं। अब ये ऐसे ऊपर गुणा करोगे, 1 घात m गुणे 1 क्या हो जाएगा, 1 घात m, 1 से गुणा होने पर वही रह जाता है। फिर नीचे भी इसको गुणा करोगे क्या हो जाएगा, 1 की घात n। तो मतलब ये बता रहा हूँ कि इसको हम देखो ऐसे लिखे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो लोग गुणा करा लो ऊपर ऊपर का, 1 की घात m गुणे 1 की घात m, 1 गुणे 1 की घात n, तब भी 1 की घात n आया ना। तो मैं ये दिखाया कि इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्यों दिखा रहा हूँ ऐसा, आप ध्यान दीजिए, a की घात, अब देखो अभी बताया क्या बताया, अगर 1/a की घात m हो बराबर a की घात क्या हो जाता है, माइनस से ऊपर जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। तो देखिए यहाँ ऊपर a की घात m है बटे 1 है, तो हम खाली 1 की घात m लिख सकते हैं, सिर्फ ये लिख सकते हैं ना। 1 को हटा दिया भाई, 4/1 है, इसको हम सिर्फ 4 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो 1 घात m बटे 1 है तो इसको 1 घात m लिख दिए, गुणा का निशान लगा दिए। अब देखो ये नीचे है ना, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो a की घात क्या हो जाएगा, -n। अब एक चीज़ और देखिए,
ये क्या है, गुणा है ना, दोनों का आधार क्या है, समान है। गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। जुड़ जाती है मतलब ये धन ये और ये दोनों के बीच में प्लस लग गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक ही घात यम, दोनों का आधार क्या है, सेम है, तो ये लिख दिया। जुड़ने का मतलब यम माइनस एन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो चिन्ह माइनस है ना, यम और माइनस एन जुड़ेंगे तो यम माइनस एन ही तो होगा। यम माइनस एन देखो कैसे, अगर मैं बोल दूं आपको, ठीक है, यहाँ देखो हम आपसे बोल रहे हैं कि 4 में -2 जोड़ दो, ठीक है। तब ये जब चिन्ह खुलता है ना प्लस माइनस का, तो क्या हो जाता है, ये माइनस हो जाता है। प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है, तो क्या हो जाएगा 4 - 2। जब ये चिन्ह को यहाँ पे कौन सा चिन्ह होता है, गुणा का चिन्ह होता है, प्लस अंदर जाएगा तो जो ये चिन्ह रहेगा वही रह जाएगा, ठीक है। माइनस है पहले से, तो 4 - 2 हो जाता है। तो यहाँ जुड़ने का मतलब यम माइनस एन ऐसे होना था, यम प्लस माइनस एन, लेकिन जब प्लस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यम माइनस एन। तो देखिए एक की घात यम माइनस एन आ गया ऐसे। तो इसी फार्मूले से आया है वो, ठीक है। टेंशन लेने की बात नहीं है, ये वाला अगर ना समझ में आया हो, ठीक है। ये बहुत आगे काम आएगा जब थोड़ा सा आपका दिमाग और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इसमें टेंशन मत ले लीजिएगा कि ये समझ नहीं आया, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया हो अगर। तो अब देखिए ये वाला हो गया हमारा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखिए क्या है, अंडर रूट ए है, इसको एक की घात 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारा ये होता है ना 4 वर्गमूल, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 की घात 1/2। इसका मतलब भी क्या होता है, वर्गमूल होता है, ठीक है। ये नॉर्मल, इसको जान लीजिए, ठीक है। इसमें कोई प्रूफ करने की बात नहीं है। इसको हम ऐसे लिखते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे अंडर रूट ए है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 की घात 1/2। एक चीज़ जानने वाली ये है, ये आप ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, क्या है, क्या है, देखिए अगर ऐसे लिखा हो ना अंडर रूट ए और यहाँ पे लिखा जाए यम, ठीक है, इसका मतलब ये होता है 1 की घात 1/यम हो जाएगा। जब यहाँ कुछ नहीं रहता था तो /2 होता था, लेकिन जब यम हो गया तो ये हो गया। अभी ऐसे लिखा हो ना कहीं, यहाँ पे 3 लिखा जाता तो क्या हो जाता, इसको घनमूल बोलते हैं, तो 1 की घात 1/3 हो जाता। अगर यहीं 3 की जगह 7 लिख देते तो क्या हो जाता, तो 1/7 हो जाता। ये सब चीज़ें ध्यान रखने वाली, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आगे चल के काम आएंगी, ठीक है। अभी से आपका तैयार रहेगा तो अच्छी बात है। हम क्या कर रहे हैं, केवल नंबर ही पाने के लिए नहीं काम कर रहे हैं कि हम नंबर पा जाएं। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी पहली बात, हम नंबर के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। नंबर 10-5 ऊपर नीचे हो गया कोई बात नहीं, लेकिन चीज़ें हमें समझ आनी चाहिए कि हो क्या रहा है ये, ठीक है। समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर तो नंबर का कोई वैल्यू नहीं होता, बस थोड़ा सा बस अपना पास हो जाए अच्छे से। थोड़ा ये नहीं कि हम 99 100% ले आए, कोई दिक्कत नहीं, 90 ही लाओ बहुत है, ठीक है। लेकिन जब चीज़ें पता रहेगा, देखिए क्या होता है, 80% वाला आगे चला जाता है, 90 वाला कई बार पीछे ही रह जाता है, ठीक है। एक होता है रट्टा वाला, एक होता है समझने वाला, ठीक है। तो हमें समझना है। अब देखिए, अच्छा ये देखिए वर्गमूल लिखा, क्या लिखा हूँ, √a का घात 2, ये क्या होता है, ए हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, ये वर्ग और वर्गमूल क्या हो जाता है, कट जाते हैं, क्या होता है हमारा, ए आ जाता है, ठीक है। ये कैसे आया, देखो इसके नीचे 1 लिखा हूँ, इसी पे आया है ये, देखो क्या लिखा हूँ, 1 की घात यम पूरे की घात n। ये समझ में आया तो लिख लीजिएगा, या फिर थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, याद हो जाएगा। और याद करने की बात नहीं है, ये ऐसा होता है, अभी देखो समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, 1 की घात यम पूरे की घात n, क्या हो जाता है, 1 की घात यम n। ये ऐसे पूरा ब्रेकेट लगा के इसके ऊपर घात है तो इस दोनों घातों का गुणा हो जाता है। अब देखो कैसे, इसको प्रूफ कर लेते हैं। चलो 1 की जगह 2 रखो, यम की जगह 3, n की जगह 4 रख लो, ठीक है। तो यहाँ भी वही रखेंगे, तो 1 की जगह 2, 2 की घात क्या हो जाएगा 3, और पूरे की घात क्या हो गया 4। अब देखिए क्या करना है, 2 की घात 3 है ना, क्या है 2 की घात 3, 2 की घात 3 कितना होगा, 2 × 2 × 2, ठीक है। क्या होगा, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, क्या हो जाएगा 8 की घात
4 होगा। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, और एक चीज देखो, आसानी से करते हैं। देखिए 2 की घात 3 है ना, इसको घात 4 करना, ये पूरा समझ लो ए हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 3 लिख सकते कि नहीं भाई। ये पूरे का घात 4 है ना, तो इतने को हम ऐसे 4 बार ही लिखेंगे ही लिखेंगे। अब देखो गुणा में क्या होता है, ये देखो गुणा में हम घाते जोड़ लेते हैं ना, तो 1 2 3 4 3 3 धन 3 धन 3 धन 3 क्या हो जाएगा, 3 3 6 3 9 3 12, 2 की घात 12 हुआ कि नहीं। अब यहाँ पे देखो यम बराबर क्या रखना है, 3 यन बराबर 4 और ए की जगह 2 रखना है, तो 2 3 यम गुणे यम यन का मतलब गुणा होता है, इनके बीच में गुणा 3 गुणे 4, तो 3 चौका 12। तो देखिए 2 की घात 12 यहाँ भी आया, 2 की घात 12 यहाँ भी आया है ना। देखो 2 की घात 3 को क्या लिखा, 4 बार किया ना, घात का मतलब यही होता है कि 4 बार कुछ भी लिखा हो, जैसे ए की घात 4 तो इसका मतलब क्या होता है, ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए। तो हम ऐसे क्या कर लिए, यहाँ पे क्या कर लिए, 2 की घात 3 था, इसका घात 4 है, तो क्या लिख लिए, इसको पूरा ए मान लिए, तो 2 घात 3 गुणे 2 घात 3 गुणे 2 घात 3 गुणे 2 घात 3, फिर आपस में क्या किए, जोड़ लिए। गुणा में घातें जुड़ती है ना, 3 धन 3 धन 3 धन 3 3 3 6 3 9 3 12, तो क्या आ गया, 2 की घात, यही तो आया, यही किया हूँ। ठीक है, तो हमारा ये भी समझ में आ गया। इससे पहले ये वाला हमें समझ में आया ना, एक ही घात हो, ये इतना हो, उसकी घात ज्ञान हो, तो आपस में दोनों का क्या हो जाता है, गुणा। तो मैं ये बता रहा था ना कि इसको कैसे आया, तो देखो ये वाला अंडर रूट ए का स्क्वायर ए कैसे आया, देखो कैसे। ये देखो अभी इसको बताया, क्या लिख सकते हो, अंडर रूट ए को एक की घात 1/2, एक की घात क्या लिख सकते हो, 1/2, और पूरे की घात क्या है, 2 है। अब अच्छा देखो, चाहे ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, कौन सा, गुणा में घातें जुड़ती हैं, चाहे ये लगाओ कि घात हो और पूरे का घात कुछ हो, तो ये हो जाता है। तो देखिए ये अंडर रूट ए की घात 2 है ना, ए को 1/2 लिख सकते हैं। अब इसका आपस में गुणा हो जाएगा, क्या होगा, ए की घात 1/2 गुणे 2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आया, एक घात 1, एक घात का मतलब 1। ऐसे कोई संख्या लिखा ना, इसका घात 1 होता है, वो लिखा नहीं जाता, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। ऐसी कोई संख्या लिखा है तो इसका घात 1 होता है, क्योंकि जब देखो ए गुणे ए करते हैं तो क्या हो जाता है, 1 घात 2, क्योंकि इसके ऊपर 1 है, 1 1 इसके ऊपर है, तो 1 1 जुड़ के 2 होता है, ठीक है। तो अगर कहीं ऐसे अकेले लिखा है तो इसका मतलब इसके ऊपर 1 घात पहले से रहता है, वो लिखा नहीं जाता। जैसे हम चिन्ह नहीं लिखते 5 के सामने, वैसे किसी की घात 1 नहीं लिखते, कभी भी 1 नहीं लिखवा पाओगे। आप देखोगे 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, आगे बढ़ता है, ठीक है। -1 पा सकते हो, ठीक है, लेकिन +1 नहीं मिलेगा। तो ये समझ में आया ना कैसे हुआ, इसकी एक घात 1/2 हुआ ऐसा, तो इसकी जगह रख के 2 से गुणा किया तो 1 अपने आप आ गया। और ये वाला बोल रहे थे कि ये कैसे है, ठीक है, हम देखते हैं क्या है। ए बी की घात क्या है, यम, तो कैसे आया, ए की घात यम बी की घात यम, इसको भी प्रूव कर लो। ए की जगह 2 रख लो, बी की जगह 3, यम की जगह 4, तो 2 गुणे 3 की घात 4, 2 तियां का 6, तो 6 की घात 4 मतलब 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, यही होगा। ए की जगह 2, 2 की घात कितना हो जाएगा, यम का वैल्यू यहाँ पे भी 3 होगा, 3 हो गया। और बी की जगह 2 की घात क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। और बी की जगह क्या है, 4, 4 की घात 3, ओ नो नो नो, बी की जगह क्या है 3, क्या हो जाएगा 4। रुक जाओ बच्चों, देखो हमें क्या समझना है, ए बी घात यम है बराबर 1 घात यम बी घात यम, अलग अलग कैसे है, देखो ए बी की घात अगर यम होता है ना, तो इसको अलग भी लिख सकते हैं, ए की घात यम गुणे बी की घात यम। अब मान लो ना ए 2 है, बी 3 है, और यम को भी हम 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो
2 गुणे 3 तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 पूरे की घात 2। ये लेफ्ट हैंड साइड 2 तिहाई 6, 6 घात 2 क्या आ जाएगा 36। अब ए की वैल्यू क्या है, 2 माने हैं, ए की जगह क्या माने हैं 2, 2 और एम की जगह 2 की घात 2 गुणे बी की जगह 3 है, 3 की घात 2, 2 की घात 2 क्या हो जाता है 2 गुणे 2, 3 की घात 2 क्या हो जाता है 3 गुणे 3, 2 दूना 4 गुणे 3 त्रिका 9, 4 नवा का 36 इसके बराबर आया। तो इसका मतलब अगर ऐसा हो तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसे, दोनों की घात में अगर यम हो ब्रैकेट में तो इसको अलग अलग एक घातीय गुणे बी घातीय कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज और देखो, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। ये 90 अंश के सामने वाला क्या होता है, भुजा कर्ण होता है, और ये लंब होता है, एक एक को लंब बोलते हैं, एक को आधार। अगर हम ये कोण ए की बात करें ना, इसके सामने वाला लंब होगा। अभी कोण सी के बारे में बात करने लगे तो इसके सामने ये लंब कहा जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो लंब आधार आपस में बदल सकते हैं, किसके हिसाब से, कोण के हिसाब से। अगर इस ए के हिसाब से चलेंगे तो ये ए बोलेगा कि ये इसके सामने वाला लंब है, और ये बड़ी वाली, सबसे बड़ी वाली भुजा क्या होती है, वो हमेशा कर्ण होता है, ठीक है। और जो उस कोण के पास होता है आधार, क्योंकि ये कोण है ये भी कोण है, दो है ना, तो इसके लिए हम कहेंगे ये वाला लंब इसका ये आधार हो जाएगा, कर्ण वही रहेगा, ठीक है। तो ये बात आप धीरे धीरे समझ जाएंगे, इसको बहुत ज़्यादा टेंशन न लीजिए, अगर समझ आ गया तो अच्छी बात है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, जो कर्ण होता है इसका वर्ग क्या होता है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। मतलब दोनों ये भुजा का वर्ग कर लो, उसके बाद जोड़ लो तो क्या हो जाएगा, कर्ण के वर्ग के बराबर आ जाएगा। तो जैसे देखिए ये ABC है ना, इसमें इसकी भुजा की लंबाई 1 है, इस भुजा की लंबाई 1 है, तो ये निकालना था। तो देखिए AC निकालना था तो लिख दिया, एक भुजा का वर्ग इसका वर्ग कर लिए 1 की घात 2 प्लस 1 की घात 2, 1 का वर्ग करो 1 गुणे 1 1 ही होता है, तो वर्ग भी 1 आया, और ये भी 1 आया, 1 1 जोड़ के क्या हो गया 2, तो AC स्क्वायर 2 आया, तो AC क्या होगा, जब ऐसा कहीं लिखा हो ना x स्क्वायर बराबर 5, तो x बराबर क्या होता है, ये स्क्वायर जब इधर होता है ना तो यही वर्गमूल हो जाता है, ठीक है, ऐसा हो जाता है। और यहाँ पे प्लस माइनस आता है, वो बाद में जानेंगे। लेकिन क्या हो जाता है अब, लेकिन ये त्रिभुज में इसमें माइनस नहीं होता, क्यों, क्योंकि भुजा की लंबाई कभी ऋणात्मक होती है नहीं, तो हमारा ये प्लस ही रहेगा, ठीक है, अगर ये भुजा है किसी आकृति का, ठीक है। तो हम ऐसे लिखते हैं, तो देखिए AC का वर्ग 2 था तो AC बराबर √2 आ गया, ठीक। अब ये √2 अगर हम कहीं ना एक ऐसे लाइन खींच दें, नंबर लाइन इसको बोलते हैं, संख्या रेखा 0 1 2 3, तो सवाल पूछता है ना कि √2 को इस संख्या रेखा पर कहाँ पे कैसे प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 0 से 1 तक ऐसे एक इकाई की लंबाई खींचेंगे और इस पे एक लंब डाल देंगे, वो भी इसकी इकाई क्या होगी, एक ही होगी। अब देखिए ऐसे लंब रहेगा तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे मिला लेंगे इसके विकर्ण को। अब सोचिए ये एक है ये एक है, जब इसका ये कर्ण है तो ये क्या होगा √2, अभी तो बताए कर्ण की लंबाई क्या आई है √2, ऐसे निकाल लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे ना, प्रकार जो है क्या प्रकार है उसका नोक यहाँ रखिए पेंसिल का, फिर ऐसे क्या करेंगे बढ़ा देंगे चाप को, तो ये यहाँ पे कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा √2, क्या हो जाएगा √2। और इसी पे ना एक यूनिट का अगर और एक लंबाई डाल दिए, फिर इसको अगर मिला दिए तो ये हमारा क्या हो जाता है √3, फिर ऐसे ऐसे करके यहाँ आ जाएगा, जो कट करेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा √3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये अभी क्या कर रहा हूँ ना, आपको बढ़िया से बता नहीं रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ, ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात एकदम नहीं है, सब बताऊंगा। अभी तो शुरू है, थोड़ा थोड़ा चीज़ें दिखा रहा हूँ, ऐसे ऐसे चीज़ें चैप्टर में मिलेंगी। अब देखिए एक और दशमलव संख्या का प्रसार है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आप जब कभी दशमलव देखे होंगे ना कि 1.23, कभी ऐसा संख्या देखे हैं, लेकिन इसमें एक खास बात क्या है, 2 3 के बाद आगे नहीं बढ़ रहा है। यहाँ देखिए 3.45, ये भी आगे नहीं बढ़ रहा है। यहाँ क्या है 2.36, मतलब इसके आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। ये चीज़ देखो समझ लिए हो, अच्छी बात है। ये सब चीज़ें नोट कर सकते हो, जो यहाँ पे कर रहा हूँ ना वो समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको लगे तो वीडियो रोक के क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब सोचो
अगर 7 को हम 2 से भाग दें तो क्या होगा, 2 तिया का 6, 1 आ जाएगा, यहाँ दशमलव आएगा 0, 2 पंचे 10, कट गया, कितना आया 3.5। क्या किए हैं, 7 को 2 से भाग दिए, 7/2 बराबर क्या आया 3.5। तो इसको भी ऐसे किसी से भाग दिया गया होगा, तो ये क्या आया ऐसा है। अच्छा लेकिन यही एक चीज अभी देखो, 3 से ना 4 को भाग दो, 4 को, अब देखिए क्या होगा, 3 के 3, 4 में से 3 गया 1, अब दशमलव रखेंगे 0 आ गया, 3 त्रिका 9, फिर 1 आ गया, फिर 0 लगाए, 3 त्रिका 9, फिर 1 आ गया, ये लगातार ऐसे ऐसे बढ़ता रहा है, कभी कटेगा ही नहीं, क्योंकि देखो 1 आ जा रहा है, बार बार 1 आ रहा है, तो लगातार 3 बढ़ता जा रहा है। तो मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4/3 बराबर 1.33333 ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा। इसी को ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या 1 अच्छा देखो 3 एक ही चीज बढ़ रहा है लगातार ना, जो बढ़ रहा है जितनी गिनती ना, उसी के ऊपर ऐसे लिख के उसी के ऊपर एक लाइन खींच देते हैं। तो इसका लाइन का मतलब दिमाग में रख लो, लाइन का मतलब लाइन हटेगा तभी जब ऐसे ऐसे बढ़ेगा। तो ये बड़ा लिखने से अच्छा ये है कि 1.3 के ऊपर क्या लगा दिए, लाइन लगा दिए, इसका मतलब यही हुआ कि 1.333 है। तो एक चीज इसको देखो, ये कहीं खत्म हो रहा है, खत्म ही नहीं होता, लगातार चलता रहेगा, भाग देते रहो, कभी खत्म ही नहीं होगा। जब एक एक आएगा, एक बार भाग दिए 10 गया, फिर आया एक, फिर आया एक, बढ़ता जाएगा। लेकिन ये वाला देखो खत्म हो गया। तो ये एक अलग प्रकार है, एक दूसरा प्रकार है। तो देखिए जो ये वाला होता है, जो खत्म हो जाता है भाग देने पे, उसको हम बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। देखिए यहाँ पे अगर कहीं डाट डाट ऐसे लिखा हो तो ये इसमें नहीं आएगा, ठीक है। जो पूरा खत्म हो गया ऐसे, इसके ऊपर कहीं लाइन है नहीं है, डाट डाट पीछे लिखा है नहीं है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है शांत दशमलव प्रसार, जो खत्म हो जाए, जो रुक जाए, कट जाए, ये वाली क्या हो जाएगी, ये शांत हो जाएगी। लेकिन ये वाला क्या होगा, देखिए ये लिखा है 3.246, 3.246, 4646 ऐसे करके लिखा है। देखिए क्या लिखा है, 3.2464646, मतलब 46 का 4646 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 3.2 तो लिख दिए, जो रिपीट होता है उसी के ऊपर लाइन खींचना है। देखिए 3.246 के ऊपर लाइन खींच दिए, ये ऐसे यहाँ पे लिखा है 0.333, तो 3 ही रिपीट हो रहा है, तो 3 के ऊपर लाइन खींच दिए और बाकी जैसा का तैसा लिख दिए। अब इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। अनवसानी का मतलब ये जो आगे बढ़ रहा है ना, इसी को हम अनवसानी बोलते हैं, ठीक है। और इसी को शांति भी बोलते हैं, शांत। आवर्ती का मतलब, आवर्ती मतलब रिपीट जो हो रहा है, 3 यहाँ पे जैसे 4 6 बढ़ रहा है, तो इसी से इसका नाम ध्यान रखिएगा, ये शांत दशमलव प्रसार। इसको आसान, ये शांत नहीं है, ठीक है, इसको अशांत बोलते हैं, ठीक है। जब ये ऐसे बोला, इसी को क्या बोलते हैं, अनवसानी, या फिर अशांत भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इस तरीके की संख्या को अनवसानी अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें ध्यान रखना है, देखो अशांत या फिर अनवसानी, आवर्ती का मतलब जो रिपीट हो रहा है, अनवसानी या अशांत का मतलब जो आगे बढ़ता जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, इसी को अनवसानी या अशांत बोलते हैं। आवर्ती का मतलब जो रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है। अब लेकिन नीचे देखो एक और संख्या दिया है, 0.10, 1100, 111, मतलब ये देखिए यहाँ पे एक चीज रिपीट हो रहा था, 4 6 इसके अलावा कुछ नहीं, 4 6 यही चल रहा था। यहाँ 1 0 2 1 आ गया, 2 0 3 1 3 0, मतलब ये कोई पैटर्न नहीं मिल पा रहा, मतलब एक ही चीज रिपीट हो रहा है। 1 0 आया तो यहाँ 2 1 आ गया, यहाँ 3 1, अलग अलग आ रहा है। तो इसको बोलते हैं ना, एक चीज क्या है, ये भी नहीं रुक रहा है, नहीं रुक रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, अनवसानी या फिर अशांत भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ देखो आवर्ती था, आवर्ती का मतलब रिपीट हो रहा है, यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए इसको अनावर्ती दशमलव प्रसार, तो इसको बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार, ये ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले ना एक चीज आती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जैसे ये बताइए,
आप देख रहे हैं ये क्या है, एक मैं बॉक्स बना दिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये बॉल है। अगर आपसे पूछूं इसमें कितना बॉल है तो आप क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो आप स्टार्ट कर देंगे गिनना ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो जैसे मैं पूछा इसमें कितनी बॉल है तो आपके दिमाग में क्या आया कि इसको गिनना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप कहाँ से शुरू किए गिनना, 1 से ना, फिर 2, फिर 3। ये तो नहीं बोले ना कि 1 के अलावा भी कहीं से स्टार्ट किए थे, नहीं। तो प्राकृतिक संख्या यही होता है जो गिनती हम गिनने के लिए प्रयोग करते हैं। अब देखिए प्राकृतिक संख्या का यूज करके तो हम ये गिन लिए, लेकिन जिसमें नहीं है उसको भी गिनना है तो उसके लिए हम 0 यूज करेंगे। तो अब अगर ये दोनों मिला दिया जाए तो इसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, पूर्ण संख्या बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में होल नंबर बोलते हैं, होल नंबर्स, ठीक है। तो होल नंबर्स के लिए क्या हो जाएगा, ये 0 से स्टार्ट हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5, ये डॉट डॉट अनंत तक जाएगा। प्राकृतिक संख्या में 1 से स्टार्ट हुआ, इसी में 0 और एक्स्ट्रा आ गया तो ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक जिसको पूर्णांक बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर्स, ठीक है। अब देखिए जैसे ये 0 1 2 3 4 5 यहां तक तो पूर्ण संख्या हो गया। अगर इससे पहले हम अगर देखें तो -1 -2 -3 -4 इस तरीके से माइनस में जाए और इधर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 इस तरीके से अगर बढ़ता जाए तो हम इस पूरी संख्या के समूह को, ठीक है, पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक का खास बात क्या है, ये गिनती देखो 1 2 3 4 ये पूरी पूरी गिनती है। इधर प्लस हो गया, इधर की संख्या को धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। और 0 से इधर को ऋणात्मक निगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक। और ये क्या हो जाएगा, ये 0 है, ठीक है। तो पूर्णांक पॉजिटिव निगेटिव और 0, ये इसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक। इसको अंग्रेजी में इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा ये 3 हो गया परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या वह संख्या है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे p और q क्या है, पूर्णांक है। क्या है, p और q दोनों क्या है, पूर्णांक, लेकिन q जो है 0 के बराबर ना हो। अभी हमने पूर्णांक देखा था कैसे होते हैं, 0 इधर 1 इधर 2 इधर 3 ऐसे बढ़ता जाएगा, इधर -1 -2 -3, ये क्या है, ये सब पूर्णांक होते हैं। अब देखिए परिमेय संख्या वो संख्या जो p/q के रूप में अंश और हर के रूप में लिखा जा सके। जैसे अगर देखो 4 लिखा है ना, 4 लिखा है तो हम 4 को ना 4/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए p 4 हो गया, q क्या हो गया 1, और 4 और 1 दोनों पूर्णांक है कि नहीं, पूर्णांक है। तो ये कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या। और नीचे वाला देखना है कि 0 के बराबर है, 0 के बराबर तो है नहीं, तो क्या है, परिमेय संख्या होगा। ऐसे लिखा जाए 3/2, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। अगर ऐसे लिखिए -3/2, ये भी परिमेय संख्या है। -7/5, ये भी परिमेय संख्या है। और अगर लिख दिया जाए 0 भी परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1, 0/1 लिख सकते हैं। और ऊपर वाला क्या है, पूर्णांक है। हमें ऊपर 0 हो कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें ध्यान देना क्यू कहाँ है, नीचे। हर 0 नहीं होना चाहिए, हर तो 1 है, इसलिए ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब एक चीज और आ गया, ये देखिए क्या लिखा है, 22/7, ये क्या है भैया, ये भी परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। कुछ लोग तो भैया इसको भी अपरिमेय संख्या बोल दी है। अब उनको पता नहीं क्या क्या समझ में आया कि फ्लो में बोल दिए कि उन्हें पता ही नहीं। तो भैया 22/7 क्या है, परिमेय संख्या ही है, ठीक है।
22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों नहीं भाई? है ना। देखो p क्या है? बोला है पूर्णांक होना चाहिए, ऊपर का पूर्णांक, नीचे का भी पूर्णांक है। क्या नीचे वाला 0 है? 7 है, तो भैया परिमेय संख्या है ना। अब ये पता नहीं क्यों बोल दिए, पाई का वैल्यू लगभग क्या होता है? 22/7 के बराबर होता है, एग्जैक्ट बराबर नहीं होता है। तो 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। ये वाला परिमेय संख्या तो है, लेकिन ये पाई परिमेय संख्या नहीं है। आप ध्यान रखिएगा, पाई परिमेय संख्या नहीं है। ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है भैया? अपरिमेय संख्या। आप इसको ध्यान रखिएगा, क्या है? पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या। दिमाग में बैठा लीजिए, क्वेश्चन आता है पूरे। अभी आगे बढ़ेंगे तो कम से कम 20-50 बार मिलेगा ये। अपरिमेय संख्या है, क्या है? पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अच्छा, अपरिमेय संख्या को ना इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है? वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां पे p और क्या हो? पूर्णांक, और q नॉट इक्वल टू 0 हो, लेकिन p/q के रूप में ना लिखा जा सके, कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे क्या है? √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। अभी इससे जस्ट पहले क्या पढ़े थे हम? पाई। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या। √6 क्या है? अपरिमेय संख्या। √7 अपरिमेय संख्या। √8 ये भी अपरिमेय संख्या है। अब लेकिन ध्यान दीजिए, 2 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा, 4 नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। ठीक है, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/1। तब तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया ना। अपरिमेय तो रहा नहीं, क्योंकि ये p/q के रूप में आ गया। तो 4 हमें ध्यान रखना है, रूट देख के ये नहीं देखना है कि अपरिमेय है, क्योंकि 4 का वर्गमूल होता है 2, और ये क्या है? परिमेय संख्या है। ऐसे ही √9 क्या होगा? ये 3 आ जाएगा, इसलिए ये भी क्या होगा? परिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है कि √9 ये क्या है? अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है। √4 क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन ये √2, पाई, √3, √5, √6, √7, √8 ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये एकदम ध्यान रखना है और बैठा लेना है दिमाग में। सम संख्या को क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स। वे संख्याएं जो 2 से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। ये क्या हो जाएंगी? ऋणात्मक सम संख्याएं। ये क्या हो जाएंगी? धनात्मक सम संख्याएं। ठीक है, ये ऋणात्मक, ये धनात्मक हो जाएंगी। तो ये है सम संख्या का, यही डिफिनेशन होता है कि वह संख्या जो 2 से कट जाए, विभाजित हो जाए, क्या होता है? सम संख्या होता है। यहीं पे अगर हम विषम संख्या की बात करें, विषम संख्या, इसको अंग्रेजी में ऑड नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, ऑड नंबर्स। विषम संख्या वह संख्याएं जो 2 से ना कटे। ठीक है, ये भी क्या हो जाएंगी? विषम संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, ये ऋणात्मक विषम संख्याएं कहा जाएगा इनको। ठीक है, तो हम नॉर्मली यही जानो, 2, 4, 6, 8, 10 ये क्या है? सम संख्या। और विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये क्या है? ये धनात्मक सम संख्या, ये धनात्मक विषम संख्या। ये क्या है? ऋणात्मक सम संख्या। ये क्या है? ऋणात्मक विषम संख्या है। ठीक है, तो हम यहां से इधर जाने, ये भी जानते रहो कि ये क्या है? ऋणात्मक विषम संख्या। ये क्या है? ऋणात्मक सम संख्या है। ठीक है, भाज्य संख्या, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और दूसरी संख्या से कटती हों, उनको भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 है, इसको क्या कर लिख सकते हैं? 2 × 2 × ठीक है,
4 है, 2 गुणे 2 गुणे 1 6, 2 गुणे 3 गुणे 1, तो 1 के अलावा क्या है और 2 फैक्टर, 2 है 3 है तो 6, ऐसे 8 भी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, खुद और 8 से खुद तो कटेगा ही, 1 से कटेगा, लेकिन ये 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, ये भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये क्या होता है, वह संख्याएं जो किसी से ना कटे। ये संख्याएं किसी से नहीं कटती हैं। बताओ, 2 किसी से कटेगा, 1 से कोई मतलब नहीं होता, खुद से कटने का कोई मतलब नहीं होता, तो 2 खुद और 1 के अलावा किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 3 भी नहीं कट रहा है, 5 भी नहीं कट रहा है, 7 भी, 11 भी, 13, कोई भी किसी संख्या से नहीं कट रहा है खुद और 1 के अलावा। तो ये संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब हम देखेंगे सहभाज्य संख्या, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये जोड़े में होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हो 4 7, लिखा हो 6 11 7 9 5 6, ये सारी क्या है, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या जानोगे कैसे, इसमें ये देखना है कोई ऐसी संख्या आपको ढूंढना है जो दोनों को काट दे। दोनों को काट दे एक मतलब, ये 6 क्या है, 2 गुणे 3, ये 11 क्या है, 11 गुणे 1। दोनों संख्या में कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं, 2 3 है, यहाँ 11 है, 11 किसी से करते नहीं तो 11 ही होगा। ठीक है, 11 गुणे 1, इसमें भी 1 लिख सकते हो। तो अगर दोनों में सिर्फ 1 मिले तो ये क्या होगा, सहभाज्य संख्या। मतलब दोनों का मासा अगर 1 हो तो ये सहभाज्य संख्या होगा। जैसे 7 और 9, 7 गुणे 1 लिख सकते हैं, 9 को 3 गुणे 3 गुणे 1, इसमें 1 के अलावा कुछ मिल रहा है, सिर्फ 1 मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सहभाज्य संख्या। 5 क्या है, 5 गुणे 1, 6 क्या है, 2 गुणे 3 गुणे 1, इसमें 1 ही मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, सहभाज्य। अभी ऐसे लिखा जाए ना, 7 और 70 लिख दिया जाए, ये सहभाज्य नहीं होगा, क्योंकि 7 गुणे 1 हो जाएगा, लेकिन इसमें 7 गुणे 10 गुणे 1, तो ये सहभाज्य नहीं होगा। ऐसे लिखा जाए 4 और 6, अब इसमें देखो 2 गुणे 2 गुणे 1 6, 2 गुणे 3 गुणे 1, इसमें देखिए 2 में 1 के अलावा 2 नहीं मिल रहा है, तो ये भी क्या होगा, सहभाज्य संख्या नहीं होगा। तो वे संख्याएं सहभाज्य संख्याएं होंगी जिनका मासा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है।